नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीकेएस की तरफ से दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करने का ऐलान किया गया है और संगठन की तरफ से दावा किया गया कि इस रैली में 50 से 55 हजार किसान शामिल होंगे। किसान गर्जना रैली को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और पुलिस ने रैली की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए खास इंतजाम किए हैं और ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। और इस रैली के आयोजकों की तरफ से कहा गया है कि इस रैली में शामिल होने के लिए करीब 700 से 800 बसों, 3500 से 4000 निजी वाहनों से जो समर्थक हैं वो यहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो आरएसएस का सहयोगी संगठन है बीकेएस, जिसकी कई मांगे हैं। तो संगठन सभी कृषि उपज को जीएसटी से मुक्त करने की मांग कर रहा है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। तो किसान संगठन अनाज में सब्सिडी के साथ डीबीटी की माध्यम से किसानों को आर्थिक फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। संगठन सभी कृषि उपज की जीएसटी से मुक्त करने की मांग कर रहा है। तो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। पीयूष तिवारी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से। पीयूष, दिल्ली में बड़ी संख्या में किसान जुटने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ खास मांगे हैं? क्योंकि कुछ मांगों का जिक्र हमने किया कि इन मांगों को लेकर ये दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। किस तरह की प्रशासन की तैयारियां और क्या कुछ इनकी मांगे? देखिए, अगर हम आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखाएं तो हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पे रामलीला मैदान में आप दूर तलक देखेंगे तो किस तरीके से जो किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ है, उनकी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और ये पूरा रामलीला जो मैदान है वो लगातार अभी भी आगे भी बढ़ता जा रहा है, यानी किसानों के पहुंचने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आप साफ तौर पे पोस्टर बैनर में देखिए चलो दिल्ली लिखा हुआ है और भारतीय किसान संघ और किसान गर्जना रैली इसका नाम दिया गया है। और ये रामलीला मैदान में तमाम जो किसान संगठन है या किसान लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? यहाँ पे पहुंचे हैं आप लोग, क्या कुछ आप लोगों की मांगे? लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य और किसान की जीएम सिरसो जो अभी सरकार ने निर्णय लिया है उसके लिए हम यहाँ पर किसान रैली कर रहे हैं। और हमारी किसान सम्मान निधि जो है उसे बढ़ाकर सरकार दुगना करे और जी क्या नाम है गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान और हमारी गन्ने का रेट बढ़ाया जा और गन्ने का बकाया भुगतान और ऑर्गेनिक खेती पे हमारा पूरा फोकस है। किसान संघ का जो ऑर्गेनिक खेती है, प्राकृतिक खेती, उस पर ज्यादा फोकस है हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? ऐसा है, किसान के जो यंत्र हैं, कीटनाशक है, खाद्य पर हैं, उन सबसे जीएसटी खत्म करी जा, ये भी हमारी एक मांग है। और सबसे हमारी प्रमुख मांग ये है कि आवारा पशुओं पर सरकार जल्द से जल्द कोई नियंत्रण ले और जो पराली है इस पर भी सरकार को जल्द से जल्द नियंत्रण ले। इस पे कोई कार्रवाई न हो। सरकार ने जब सरकार बनी तब सरकार ने कहा कि अगर हमारी डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो हम 14 दिन में परमिट दिलाएंगे गन्ने का, लेकिन 14 दिन में परमिट नहीं मिला। पूरा साल हो गया, फरवरी आ गई, जनवरी आ गई, परमिट नहीं मिला अभी तक। पिछले साल का परमिट रुका हुआ है। सरकार से कह देना नरेंद्र भाई मोदी, हमें आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप हमारा पिछला परमिट भी रोक ले। हमारा क्षेत्र के अंदर जितने भी काम कृषि में आते हैं उन पर पूरे पे जीएसटी सरकार को हटाना चाहिए। उससे क्या किसानों के भार कम होगा और किसानों को सुविधा मिलेगी। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? आज तो एक ही दिन का प्रदर्शन है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम सड़कों पर भी उतर सकते हैं, आंदोलन लंबा भी खींच सकता है। 26 तारीख को भी कोई कार्यक्रम रखा गया? एक मिनट, हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं केवल राष्ट्र हित को देखते हुए, हम राष्ट्र विरोधी नहीं है, राष्ट्र हित को देखते हुए जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए, पिछली बार हमने देखा कि किसान आंदोलन में किस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी, करीब 1 साल तक ये पूरा प्रकरण चला था। क्या ये उससे अलग है या ये वही आंदोलन है? ये संगठन उस संगठन से भी अलग है और ये आंदोलन उस आंदोलन से भी अलग है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है सबसे पहले, उसके बाद हम अपने मांग मांगते हैं। ये बात मानी जाए कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत या तमाम संगठन जो उस समय उस किसान संगठन से जुड़े हुए थे वो इसमें सम्मिलित नहीं है? वो संगठन अलग था। ये संगठन जो है भारत के 570 जिलों में है, वो किसान यूनियन था, ये भारतीय किसान संघ है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए अपनी मांग मानता है।
वो भी यूनियन कह रहा है कि हम भी प्रदर्शन करेंगे, तो आप क्या मानते हैं कि वो उसका भी समर्थन आप लोग लेंगे? किसानों के बहुत से संगठन हैं, अपने अपने तरीके से सब अपनी मांग को मांगते हैं। और भारतीय किसान संघ की मांग सबसे अलग है और हम इस पर ज्यादा क्या ना, मैं इसीलिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे और हमारी सरकार से पूरी आशा है कि हमारी मांग पूरी होगी। प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, क्योंकि कई जगहों से ये भी चर्चा चल रही है कि आप लोग शाम में प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंप सकते हैं। ऐसा है, हमारे जो केंद्र नेतृत्व है यहाँ का, पूरे राष्ट्र का जो है, वो जो है प्रधानमंत्री से मिलेगा, उनसे ही टाइम दिया जाएगा और तब हमारी जो है टीम जो है जो गठित की गई है उनसे मिलने के लिए, वो उनसे जो बातचीत करेंगे। इससे पहले सरकार से आप लोगों की बात हुई है इस विषय में? तमाम कुछ बात नहीं हुई, अब दिक्कत आ रही बहुत ज्यादा है। गाय बाजार इतने छूट गए हैं खेतों में, किसानों पे मीटर जबरदस्ती लग रही है, किसानों के बिल पे ये मीटर न लगे किसानों के बिल्कुल भी, और इनका तुरंत पेमेंट करे जा। सरकार शांति और सुरक्षा में ठीक है, परंतु किसानों के विपरीत चल रही है, इसे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जबकि हमने इसको जिताया है, यहाँ भेजा है, ये इस तरफ ध्यान दे। मतलब सरकार के आप लोग खिलाफ, सरकार से आप लोग मांगे कर रहे हैं, वो पूरा होना चाहिए। पूरा होना चाहिए, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार बढ़िया है। सरकार ठीक है मगर शोषण कर रही है हमारे साथ, उसके लिए गलत है। किसान का शोषण हो रहा बहुत ज्यादा, किसान पे ध्यान दिया जा, सम्मान निधि को दुगुना किया जा, और जिसके भी नाम जमीन है, छोटी छोटी जोत होगी है किसानों की, मतलब पति पत्नी की दोनों के जमीन है तो छोटे छोटे किसान है, दोनों को सम्मान निधि मिलनी चाहिए। जब घर का MP MLA दोनों मर्दवीर हो सकते हैं, यहाँ सम्मान निधि एक ही क्यों करते हैं? वहाँ पे जब MP को भी घर वाली MP होगी, उसका आदमी भी MP है, उन्हें दोनों को जब पेंशन मिलती है तो किसान को नहीं मिलेगी, किसान को भी तो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप साफ तौर पे सुन रहे हैं किस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो उनकी अपनी अलग मांगे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे कही जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो आंदोलन है वो अपनी मांगों को लेकर ही है, और जो पुराना आंदोलन किसानों ने किया था उससे काफी हटकर है, अलग है, और उन तमाम किसान संगठन के नेताओं का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है कि ये किसानों के हित के लिए आंदोलन किया गया है। और निश्चित तौर पे आज शाम तक ये आंदोलन चलेगा। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो आगे भी ऐसे आंदोलन किए जा सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि सरकार ठीक है, लेकिन किसानों की कुछ मांगे हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार को पूरा करना चाहिए। पीयूष, किस राज्य के ज्यादातर ये किसान हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं? मांगों को इन्होंने जिक्र किया कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, लेकिन ज्यादातर किसान कहाँ से आ रहे हैं और क्या ये आंदोलन जो है सिर्फ आज के लिए है या फिर ये लंबा चलने वाला है या आगे कुछ और तैयारी की गई है? देखिए, अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो किसान हैं वो राजस्थान से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, मतलब देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे किसान पहुंचे हुए हैं। आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से रामलीला मैदान में तमाम जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं, और दूर तक आप नजर डालेंगे तो किस तरीके से देखिए मंच वहाँ पे सजा हुआ है, और किसानों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो गेट है वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है और बढ़ाई गई है, और इसके अलावा आप तस्वीरों में नजर डालिए, दूर तलक से जो किसान संगठन है, किसान लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कहिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके से उपद्रव नहीं है, किसी भी तरीके से अराजकता नहीं है। पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर यहाँ पे किसान अपनी मांगों को रख रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि जब भी किसान आंदोलन हुए, किसान संगठन सड़कों पे बैठे, तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ी थी, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगानी पड़ेगी थी, जांच करनी पड़ी थी, सुरक्षा लेयर्स बढ़ाने पड़े थे, ड्रोन से निगरानी की गई थी। लेकिन इस बार के आंदोलन में आप एक बात देखेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल ये पूरा आंदोलन कहें या प्रदर्शन कहें चल रहा है, किसी भी तरीके से अराजक स्थिति नहीं है, और ज्यादातर जो पुलिस बल है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बात स्पष्ट है कि जो किसान लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपनी तमाम मांगों को यहाँ पे सरकार से मनवाने की बात की जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके से उग्र प्रदर्शन नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और शाम तक ये प्रदर्शन फिलहाल चलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय किसान संघ का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि इस आंदोलन को या इस प्रदर्शन को आगे भी आने वाले दिनों में किया जाए या नहीं किया जाए। पीयूष, आपके साथ कुछ लोग भी हैं, पीछे कुछ बुजुर्ग भी हैं किसानों में, आप उनसे भी बात करें और ये भी जानिए कि क्या इस आंदोलन से पहले या अभी की अगर बात करें, चूंकि बड़ी संख्या में किसान यहाँ जुटने लगे हैं, किसी बातचीत की पेशकश कोई आई, कोई समाधान निकले या फिर कोई रास्ता निकले? चूंकि जब बड़ी संख्या में किसान देश की राजधानी में पहुंचेंगे तो जाहिर है यातायात व्यवस्था भी चरमरा जाएगी।
जी बिल्कुल, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आप लोगों की किसी सरकार से या किसी प्रतिनिधि से बातचीत हुई है आपकी मांगों को लेकर? हाँ, हमारी मांगों को लेकर पहले भी बातचीत हुई है, पर अभी तक कोई काम नहीं किया सरकार ने। पहले भी बातचीत हुई। किससे बातचीत हुई थी आप? सरकार से हुई थी। और तमाम लोग हैं, किन लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई है? क्या कुछ बातचीत हुई थी इन मांगों को लेकर, जो आप लोग मांगे अभी फिलहाल कर रहे हैं, इन मांगों को लेकर आप लोग गए थे? सरकार के पास गए थे। सरकार आश्वासन दिया था भाई हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। बिल्कुल, और तमाम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अलग अलग महाराष्ट्र से भी यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। आप महाराष्ट्र से आए हैं, किसानों का एक गढ़ भी माना जाता रहा है। तमाम किसान वहाँ पे कई मांगों को लेकर पहले भी आंदोलन करते आए हैं। आप उस भूमि से आए हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे है कि सरकार जो लाभकारी मूल्य वो किसानों को दे, क्योंकि किसानों की आज जो एमएसपी जो दी जा रही है सरकार की तरफ से, उसमें किसानों का कुछ भी हित नहीं है। सरकार की हमारी मांगे है कि हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, और जो जीएसटी सरकार खेती के औजारों पे लगा रही है, निविष्ठा पे लगा रही है, वो जीएसटी निकलना चाहिए। कि वो जीएसटी जो है वो किसानों के जेब से जा रहा है, उसका कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि किसान ही उसमें मर रहा है, बाकी किसी को नुकसान नहीं है। और सम्मान निधि, आज जो सरकार सम्मान निधि दे रही है किसानों को, वो बहुत ही कम है। वो कम से कम 1.5 गुना बनना चाहिए। मतलब सम्मान से देना चाहिए, किसान का कुछ सम्मान होना चाहिए उसमें। आप दे रहे सिर्फ दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें सम्मान होना चाहिए। और जीएसटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो पूरा पैसा किसानों के जेब से जा रहा है। अच्छा, पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था, आपने भी देखा था, उस आंदोलन से ये आंदोलन अलग कैसे है? ये शांततापूर्ण आंदोलन है और बस बाकी कुछ नहीं। हाँ, राष्ट्र के बारे में भलाई करने वाला विचार है। जो पिछले जो कुछ किसानों के आंदोलन हुए, उसमें बहुत सारी देश विरोधी ताकतें काम कर रही थी, लेकिन हम अपने देश का भला करने वाले हैं और देश का हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। और जो बहुत बड़े पैमाने पे बाजार मूल्य पे जो है खत और निविष्ठा, पेस्टिसाइड्स, उसके बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके हिसाब से जो उत्पाद है उसका कुछ मूल्य बढ़ नहीं रहा। इसलिए आज पूरा किसान संकट में आने वाला है। लेकिन फिर हम देश का विचार करते हुए शांततापूर्ण और लोकशाही तरीके। पिछली बार हमने देखा कि तमाम तरीके की फंडिंग्स हुई, महीनों तक राशन पहुंचाए गए, तमाम तरीके की सुख सुविधाएं दी गई, एसी तक लगाई गई, पूरी तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट किसान आंदोलन में किया गया था। इस बार का आंदोलन काफी अलग लग रहा है। इस बार कहीं से फंडिंग आप लोगों को मिली है क्या? हम बताते हैं, हम किसान बताते हैं कि आज जो हम आए हैं, पूरा खर्चा हमने हमारी जेब से किया हुआ है। 1 रुपया भी हमको फंडिंग नहीं है, एक भी चीज़ हमको किसी ने दी हुई नहीं है। हम हमारे खर्चे से आए, हम हमारे खर्चे से रुके, हम हमारे खर्चे से खाना खा रहे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है, ये किसी की दूसरे की लड़ाई, ये हमारी लड़ाई, इसलिए हम खुद खर्चा करके हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आए। बिल्कुल, हमने सुना कि कैसे ये किसान जो है वो अपने आप को यहाँ पे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई है और खुद अपने खर्चे पे आए हैं। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर पलटवार। जहां अनुराग ठाकुर ने चीन के मुद्दे पे राहुल गांधी पर पलटवार किया है और कहा कि हमारे जवान चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। चीन से फंडिंग पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? इस तरह के सवाल भी उठाए गए और उनको जवाब भी दिया गया। राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं, चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया भर के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और 90वीं
इंटरपोल जनरल असेंबली, ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया। और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को 2022 में तीसरी बार फुटबॉल विश्व कप जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस को टैग करते हुए ट्वीट किया और इसे सबसे रोमांचक फुटबॉल मैच में से एक के रूप में याद किया जाएगा, उन्होंने कहा, और चैंपियन बनने पर अर्जेंटीना को बधाई दी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। अर्जेंटीना और मेसी के लाखों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत पर खुशी मना रहे हैं। उन्होंने मैच में मौजूद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल को टैग करते हुए फाइनल में हारने वाले फ्रांस को भी उनके उत्साही प्रदर्शन के लिए बधाई दी। तो कल चूंकि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, शानदार जीत हासिल की और उस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो 3 दिन तक हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटीन रहेंगे और राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएम सुक्खू का आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का कार्यक्रम था, जिसे रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में लक्षण नहीं है और एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया है और उनके सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। तो सीएम की प्रधानमंत्री से मुलाकात भी टल गई है, चूंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और आज अलवर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा और मालाखेड़ा में आज बड़ी जनसभा होगी। मेवात को साध पाएंगे राहुल गांधी, यह सवाल उठ रहा है। 2:30 बजे से अलवर के मालाखेड़ा में एक जनसभा होगी और इस जनसभा को राहुल गांधी संबोधित भी करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और लगातार यहां पे बड़ी संख्या में समर्थक जो है वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है और राजस्थान के दौसा में जब ये यात्रा पहुंची थी तो अब एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सड़क पे जहां तक नजर जा रही थी वहां तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। और आज करीब 2:30 बजे अलवर के मालाखेड़ा में एक जनसभा है और आज अलवर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो राहुल गांधी चूंकि इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है, कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए वो इस यात्रा पर निकले हैं और आज ये यात्रा अलवर पहुंचेगी। और राजस्थान में कांग्रेस सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। सीएम ने अपने ट्विटर पे जन घोषणा पत्र जारी किया, जिसे उन्होंने मॉडल स्टेट राजस्थान का नाम दिया है। इस जन घोषणा पत्र में अशोक गहलोत ने अपने 4 साल के कामकाज की उपलब्धियां बताई। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण त्रेता के अंतर्गत ग्राम लालऊ में एक अधिवक्ता की गोली लगने से जान चली गई। बता दें कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच के कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना का खुलासा करते हुए 5 टीमों का गठन किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। शिवशंकर दुबे जो 45 वर्षीय हैं, उनकी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उस टाइम पर किसी व्यक्ति ने आके 315 बोर से हत्या की है। इसमें इमीडिएटली
जो 5 जने की टीम थी उन्होंने आके यहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम किया है और मौके पर शांति व्यवस्था है। इसके अलावा जो कुछ लीड्स हमको मिली हैं, प्रथम दृष्टया एक झगड़े की बात सामने आ रही है जिसके पे टीम काम कर रही है। इसके अलावा अन्य एंगल भी पुलिस टीम के द्वारा देखे जा रहे हैं। इमीडिएटली 5 टीमों का गठन किया गया है अरेस्टिंग के लिए और इसमें CCTV व अन्य एविडेंसेस के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। और मुंबई में लातूर के देवनी तहसील में बोलबी खुर्द और बोलबी बुदुक के लिए एक समूह ग्राम पंचायत है और यहाँ पे ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया, ये मांग करते हुए कि हमारे गांव के लिए एक अलग ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। 150 दहलीज के साथ बोमली की लगभग 1250 आबादी और 750 मतदाता हैं। इस समूह ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या 9 है, जिसमें बोमली बुर्द सदस्यों की संख्या 3 है। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे सड़क हादसा हुआ, जहां मुंबई लेन पर एक प्राइवेट कंफर्ट बस और एक कंटेनर के बीच टक्कर हुई। एंजल सिस्टम, IRB सिस्टम और हाईवे ट्रैफिक पुलिस और खोपोली पुलिस ने घटनास्थल पे पहुंच के पीड़ितों की सहायता की और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। तो ये तस्वीर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ ये कितना भयावह हादसा था, जहां ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यह सड़क हादसा हुआ, बस और कंटेनर की टक्कर हुई। और महाराष्ट्र के नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इसी सत्र को लेकर बीजेपी नेता और विधायक गोपीचंद पडळकर ने न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता धवल से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। भाजपा नेता गोपीचंद पडळकर हमारे साथ है। भाऊ, 2 साल के बाद आज यहाँ पर नागपुर में ये सेशन हो रहा है, किस प्रकार की चर्चा होने वाले, क्या प्रकार के मुद्दे उठाने आएंगे? महाराष्ट्र सरकार आने के बाद कोरोना का माहौल था। कोरोना के स्थिति में नागपुर में अधिवेशन नहीं हुआ, ये पहला अधिवेशन कोरोना के बाद हो रहा है। तो अब हम अब सरकार के पक्ष में है, तो सरकार के बाजू से बहुत अच्छे निर्णय इस अधिवेशन में आने वाले हैं। मैं तो जो स्टूडेंट के विषय है, धनगर समाज का विषय है, हमारे मेंढपाल बांधव का उनका चराई का विषय है, उसके बारे में हम ठोस निर्णय लेने वाले हैं। और जो OBC की स्टूडेंट है, महाज्योति संस्था है, इसके बारे में बहुत अच्छे निर्णय पिछले कुछ दिन में हुए हैं और कुछ बाकी है, उसी पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र के जो किसान है, उनको जो प्रोत्साहन अनुदान देना था, वो भी अब हमारी सरकार ने दे दिया है। ऐसे बहुत कुछ अच्छे लोगों के हित के निर्णय सरकार की ओर से हुए हैं। राज्यपाल हटाओ ये मांग हो रही है विपक्ष की तरफ से, उसके ऊपर क्या बताएंगे? विपक्ष के पास ऐसा कोई ठोस मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं है। हर दिन बार बार नए नए विषय वो लाते हैं, जिसका महाराष्ट्र की जनता से कोई उसका संबंध नहीं है। और मीडिया में आके, रास्ते रोड पे आके ऐसे अलग अलग के स्टेटमेंट ये करते हैं। ये राज्यपाल महोदय का जो विषय है, वो तो राष्ट्रपति का अधिकार है। भाजपा बोला गया था, उसके खिलाफ भी हम वहाँ पे मुद्दा निकालने वाले हैं। उनके साथ जो किसान है, युवक है, महिला है, उनके जो भी आज महाराष्ट्र में अड़चन है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 2.5 साल के बाद ये सेशन जो है ये नागपुर में हो रहा है, विदर्भ के विकास के बारे में कोई बातचीत होने वाली इसमें? डेफिनेटली अभी भी। और बिहार में नगर निगम चुनाव को लेकर आरा नगर निगम मेरा प्रत्याशी हेमा तिवारी के पति अंजनी तिवारी ने कहा कि शहर के विकास को लेकर जनता के कहने पर मैं अपनी पत्नी को आरा मेयर प्रत्याशी के तौर पे खड़ा कर आया हूं और जनता का समर्थन मेरे साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर यदि बात करें आरा का, तो आरा में नगर निगम चुनाव 28 को होना है, जिसको लेकर सारे प्रत्याशी एकदम तैयारी में हैं। सुबह सुबह लोगों से वोट मांगने, जनसंपर्क करने निकल पड़ रहे हैं। यहीं पे यदि बात करें चनवा की हेमा तिवारी का, तो हेमा तिवारी के पति अंजनी तिवारी आज हमारे साथ मौजूद है। अंजनी जी, चुनाव अब नजदीक आ चुका है, पैराशूट से भी काफी प्रत्याशी यहाँ पे आ चुके हैं, कैसा संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, संघर्ष जो है, यहाँ के लोग जो चाह रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं,
बाहरी प्रत्याशियों को तो यहाँ लोग सोच भी नहीं रहे हैं। जितने भी वोटर हैं, जितने भी बाहर से आए हुए हैं और आरा की विकास की जो बात कर रहे हैं तो वहाँ उन पे लोग विचार नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ मेयर रह चुके हैं और चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी विकास की बात जो कर रहे हैं, वो भी लोग जो है उनको नकार रहे हैं। क्योंकि जब आप कुर्सी पर बैठे हुए थे उस समय आप विकास की बात नहीं किए। अब जब आम वोटर के द्वारा आपका चुनाव होना है तब आप बोल रहे हैं कि हम विकास की बात करेंगे। तो यहाँ जनता स्थानीय और हेमा तिवारी को पूरे जनता का जनमत का सहयोग मिल रहा है और ये विजयी होंगे। अंजनी जी, आप ही के चुनाव में 3 प्रत्याशी कैंडिडेट हैं। वर्तमान मेयर प्रत्याशी रूबी देवी भी रही हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं चंदवा के गांव के लोग की नाराजगी है, तब आपको खड़ा कराया गया है। देखिए, नाराजगी चाहे रूबी तिवारी हो या पूर्व में जो भी रहे हो, चंदवा या पूरे शहर में कहीं विकास नहीं हुआ। इससे नाराज होकर सभी लोग चाहते हैं कि एक ईमानदार छवि के व्यक्ति को हम लाएं जो कि आरा का विकास का काम करे। चाहे वो कोई भी मेयर रह चुका हो, उसके प्रति कोई विचार नहीं हो रहा है। चाहे वो स्थानीय उनके घर और गांव की मैं बात कर रहा हूँ या पूरे शहर की, कहीं कोई विचार नहीं। थे अंजनी तिवारी, हेमा तिवारी के पति। हालांकि सच्चाई है कि शुरू से ये समाज सेवी रहे हैं और यहाँ की इनका कहना भी है कि पाया सूत्र के जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे उतरे हैं उनके झांसा में ना है, इसलिए कि वो दिखते कम हैं। और अभी चुनाव में यहाँ पे कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी उतर चुके हैं मेयर के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।